गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 1 मई है और 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की जो शुरुआत थी ये 1 मई 1886 को अमेरिका से शुरू हुई थी। तो ये तो जानकारी थी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। इस अध्याय में हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी। नंबर तीसरी चुनौती क्या थी? नंबर तीसरी चुनौती थी कि राष्ट्र का विकास कैसे हो, विकास की चुनौती। पहले 2 चुनौतियों का हम डिस्कस पहले और दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं और यह तीसरा जो विकास की चुनौती है उसका अध्ययन हम नियोजित विकास की राजनीति नामक अध्याय में करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि नियोजित विकास का क्या अर्थ है। नियोजित विकास का अर्थ है यदि हम कोई विकास कार्यक्रम किसी प्लानिंग के हिसाब से किसी योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से उनका कार्यान्वयन करें और तब अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करें तो उसे नियोजित विकास की राजनीति कहेंगे। तो ये हो गया नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ। दूसरा, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश के सम्मुख विकास के 2 ही मॉडल थे। पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था साम्यवादी मॉडल। जो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकतर देशों में फैला हुआ था। इन देशों ने इसी मॉडल को अपनाया और इस मॉडल के द्वारा अपने देशों का विकास किया। दूसरा था समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल मुख्यतः सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। अब इन दोनों जो पूंजीवादी मॉडल है और समाजवादी मॉडल है इनमें थोड़ा सा आप फर्क समझिए कि इसमें अंतर क्या है। जो पूंजीवादी मॉडल है इसमें बाजार में खुली अर्थव्यवस्था होती है, खुला कंपटीशन होता है और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जबकि जो समाजवादी मॉडल था उसमें सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है, निजी क्षेत्रों को कार्य करने की इजाज़त नहीं होती। सभी जितने भी उद्योग धंधे होंगे वो सरकार के अंडर में कार्य करेंगे। तो ये मुख्य अंतर है पूंजीवादी जो विकास मॉडल था और जो दूसरा समाजवादी विकास मॉडल था। अब भारत के सामने समस्या ये थी कि वो इन दोनों में से किस मॉडल को अपनाए। तो ये जो टकराव के बिंदु हैं इन पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो उस समय प्रचलित विचारधाराएं थी उसके बारे में समझाना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैप्टर में भी है कि दक्षिणपंथ और वामपंथ क्या है। दक्षिणपंथ और वामपंथ क्या है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि वो राजनीतिक दल वामपंथी दल है, वो राजनीतिक दल दक्षिणपंथी है। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? किसे आप दक्षिणपंथी कहेंगे, किसे आप वामपंथी कहेंगे। तो इस दक्षिणपंथी और वामपंथी जो विचारधारा का जो शुरुआत हुई वह 1789 में फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई, जब वहाँ के राजा लुइस 16वें उनके खिलाफ क्रांति चल रही थी। तो उस समय कुछ लोग राजतंत्र के समर्थन में थे और कुछ लोग राजतंत्र के विरोध में थे। तो इस तरह से जो राजतंत्र के समर्थक में थे वो राजा के दाईं तरफ बैठते थे, मतलब उनकी जो बैठने की व्यवस्था थी वो दाएं होती थी, और जो उनका विरोध करते थे वो उसके बाईं तरफ बैठते थे। तो उनको राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कहा जाता था। और कुछ लोग ऐसे थे जो न राइटिस्ट में बैठते थे न लेफ्टिस्ट में बैठते थे, उनको मध्यमार्गी कहा गया। लेकिन हमारे इस चैप्टर में सिर्फ दक्षिणपंथ और वामपंथ की चर्चा की गई है। तो इस तरह से दक्षिणपंथ और वामपंथ जो शब्द
धीरे धीरे इनका उदय हुआ। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो दक्षिण पंथ और वामपंथ को मुख्य अंतर ये है, जो वामपंथी विचारधारा है ये कहीं ना कहीं समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित विचारधारा है, जबकि जो दक्षिण पंथ विचारधारा है ये राष्ट्रवाद और पूंजीवाद की समर्थक मानी जाती है। दूसरा, अगर हम इसमें अंतर करें तो वामपंथी लोग समाज में समानता लाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे और वो टैक्स का जो पैसा है वो गरीबों में बांटा जाए, जबकि जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर सब अपना विकास करने के लिए सबको समान अवसर दिए जाएं। अब अगर हम भारत की पार्टियों को कैटेगराइज करें कि आप किसको दक्षिणपंथी में लाएंगे, किसको आप वामपंथी में रखेंगे, तो जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो एक भारत में ये क्या है, वामपंथी दल है। और दक्षिणपंथी जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसको आप दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप बोलो कि भाई कांग्रेस पार्टी को आप किस खाके में रखोगे, तो कांग्रेस पार्टी अपने को ना तो वामपंथी मानती है और न ही दक्षिणपंथी मानती है। ये कुछ ना कुछ वामपंथी और जो मध्य मार्गीय है उसके बीच में अपने को दर्शाती है। तो ये मुख्य अंतर था वामपंथी और दक्षिणपंथी में। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि वामपंथी जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद और समाजवाद से प्रभावित है। वो चाहते हैं कि राज्य में समानता आए, वर्ग शोषण न हो और धीरे धीरे राज्य ही समाप्त हो जाए, क्योंकि मार्क्सवाद की यही अवधारणा थी। जबकि जो दक्षिणपंथी है वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंदर ही रहकर अपनी प्रतिभा के हिसाब से विकास करे, जिससे देश का विकास संभव हो। तो ये तो थी दो विचारधाराएं, दक्षिणपंथी और वामपंथी। उसके बाद विकास की अवधारणा उस समय क्या थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय विकास की अवधारणा ये थी कि पश्चिमी देश के लोगों को देखा जाता था कि उन्होंने किस तरह से अपना विकास किया। पश्चिमी देशों ने क्या किया, उन्होंने औद्योगिकरण के द्वारा जो सामाजिक ढांचा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने उस विकास को अपनाया। उन्होंने पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा यह नहीं थी, क्योंकि इस अध्याय में हमने एक पोस्को प्लांट जो कि उड़ीसा में लगना था और जिसके लिए सरकार और राज्य सरकार यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और जब ये पोस्को प्लांट उड़ीसा के उस क्षेत्र में लगना था जहां इस्पात की मात्रा बहुत अधिक थी। अब विकास की दृष्टि से या पूंजी निवेश की दृष्टि से इसको देखा जाए तो यह बहुत अच्छी पहल थी। क्या आप बता सकते हैं कि पोस्को कंपनी किस देश की कंपनी है? जो पोस्को कंपनी है यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरणविद ये मानते हैं कि ज़्यादा खनन होने से पर्यावरण को नुकसान होगा, तो विकास की जगह ये जो है एक तरह से अवरोधक बन जाएगा। दूसरा, आदिवासी लोग ये मानते थे कि इससे हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से विकास की अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए जो विकास होता है वह दूसरों के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। तो अब हम इस आपके अध्याय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि विकास कैसा हो। आज़ादी के समय में जो टकराव थे, मतभेद थे, वो क्या थे? तो टकराव के मुख्य बिंदु तो पहला यही था, विचारधाराएं। कुछ लोग ये चाहते थे कि हम साम्यवादी विचारधारा को अपनाएं। दूसरा, लोग ये चाहते थे कि हम उदारवादी विचारधारा को अपनाएं। इसके अलावा
टकराव का मुख्य बिंदु था कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग का अर्थ है कि कुछ लोग तो ये चाहते थे कि भाई कृषि के क्षेत्र को ही प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है, यहाँ के ज़्यादातर लोगों की जो इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, तो इस पे जोर दिया जाए। इनमें से एक प्रमुख नेता थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो कि कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने कृषि के क्षेत्र पे जोर दिया कि इसको बढ़ावा दिया जाए, और बाद में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय लोकदल की स्थापना की। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारतीय लोकदल के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय लोकदल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह थे, ये आप इसमें लिखेंगे। तो लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ये चाहते थे कि भारत का विकास सिर्फ कृषि के विकास पर आधारित नहीं हो सकता। जब तक हमने उद्योग धंधों का विकास नहीं किया तो देश का विकास संभव नहीं है। तो पहला टकराव का बिंदु तो आपका हो गया कृषि बनाम उद्योग, कि कुछ लोग ये चाहते थे कि कृषि के क्षेत्र को विकास का में प्राथमिकता दी जाए, और कुछ ये चाहते थे कि उद्योग धंधों को लगाया जाए। दूसरा टकराव का मुख्य बिंदु था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा सार्वजनिक सरकारी। तो जितने भी वामपंथी विचारधारा के लोग थे वो ये मानते थे कि देश का विकास सार्वजनिक उद्योगों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिस पे सरकार का नियंत्रण हो और उसके द्वारा सभी समाज का भला हो। लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि हमें सरकारी नीतियों के द्वारा ही, सरकारी संचालन के द्वारा ही देश का विकास संभव नहीं होगा, हमें निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना होगा ताकि लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ उद्योग धंधे लगाएं, और जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और देश का विकास सशक्त हो। तो इस तरह से ये टकराव के मुख्य बिंदु थे। लेकिन उसके बाद जो हम ये कहेंगे कि सहमति किस बात पर थी, आज़ादी के समय इस बात पर सहमति हो गई थी कि जो भी सरकार बनेगी वह समाज के सभी वर्ग के हितों के लिए कार्य करेगी, और विकास के जो आर्थिक विकास हो या सामाजिक आर्थिक न्याय हो, इसका जिम्मा सरकार का होगा। यह जिम्मेदारी ना तो उद्योगपतियों पर छोड़ी जा सकती है, ना ही किसानों पर छोड़ी जा सकती है, और ना ही पूंजीपतियों पर छोड़ी जा सकती है। तो ये उस समय हमारे देश में टकराव के मुख्य बिंदु थे। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि नियोजित विकास का क्या अर्थ है, विकास की अवधारणाएं क्या थी, उस समय भारत में मुख्य विचारधाराएं क्या थी, दक्षिणपंथ और वामपंथ, इसमें अंतर को समझा। उसके बाद हमने जो उस समय के मॉडल मौजूद थे, कौन कौन से मॉडल मौजूद थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, और उसके बाद हमने देखा कि टकराव के बिंदु क्या थे। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भारत में विकास के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए और चलाने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की जरूरत हुई कि जो इसके लिए प्लानिंग करे कि विकास कैसे हो, किन क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जाए, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, मशीनरी क्या लगेगी, ये सारा डिस्कस हम अगले चैप्टर में करेंगे, और जिसको हम पढ़ेंगे योजना आयोग के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।